चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड के नए नए जो सीएम अभी हमको देखने को मिले थे, ज़्यादा महीने भी नहीं हुए, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है उत्तराखंड के राज्यपाल को। अब देखना ये है कि आज होने वाली है सभी विधायकों की बैठक। उस बैठक में क्या डिसीजन निकल के सामने आता है, कौन नए सीएम बनेंगे ये भी निर्धारित हो जाएगा। अब इन्होंने जो रिज़ाइन दिया है तो इनका ऐसा कहना था, मुझे जो 6 महीने का टाइम दिया गया था अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, तो मैं इतने समय में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाऊँगा, ऐसा इसी के चलते चलते मैं अपना रिज़ाइन दे रहा हूँ, ऐसा इनका कहना था। लेकिन देखो, बीजेपी की तरफ से तो कई सारे हमें विचार देखने को मिलते हैं, मतलब लोगों की कई सारे ऐसे रीज़न बता रहे हैं। पहला रीज़न ये बताया जा रहा है कि इनको जो पार्टिकुलर सीट दी गई थी कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, ये वहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाए, ऐसे कई सारे रीज़न बता रहे हैं। दूसरा रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि इनके नाम को लेकर के यदि हम सीएम का फिर से चुनाव लड़ते तो शायद फिर बीजेपी जीत नहीं पाती। इसी के चलते चलते भी हो सकता है इन्होंने इस्तीफ़ा दिया हो। इसके बाद वाली सेकंड न्यूज़ हम देखने वाले हैं CAA से रिलेटेड, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखो, ऑलरेडी से हमारे देश में नागरिकता के लिए नियम कानून बन चुके हैं, लेकिन सरकार ने इसमें कुछ संशोधन करी। उसी संशोधन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नया जो संशोधन किया गया है वो क्या कहता है CAA, वो ये कहता है मुस्लिम कम्युनिटी वाले देश जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, कौन कौन से, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति प्रताड़ित होता है, कौन कौन से धर्म वाले लोग हो सकते हैं वो, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, यदि उनको धर्म के आधार पर वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है और वो हमारे इंडिया में आकर के रहने लगे हैं, तो उनको इलीगल नहीं माना जाएगा, उनको भारत नागरिकता देगा, ऐसा ये नियम कानून कहता है। अब इसमें छूट जाते हैं मुसलमान। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर ही प्रताड़ित होता हो, कई सारे रीजन भी हो सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं रोहिंग्या मुसलमान कितने ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं, कैंपों में उनके साथ कितना अत्याचार हुआ है। तो ऐसे कई सारे रीजन हैं जिसके चलते चलते पूरा ऑल इंडिया में CAA का विरोध हुआ था। और फिर ऊपर से आ गई NRC तो कहती है कि असम में जो भी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं हम उसको बाहर करेंगे, और CAA ये कह रहा है कि हम जो है उनको एंट्री देंगे। अब एंट्री जब यदि देंगे तो इसमें से केवल मुसलमान लोग छूट जाएंगे। तो जहाँ NRC लागू हो रही वहाँ पर यदि CAA को लागू कर दिया जाएगा तो क्या होगा, बाकी लोगों को तो नागरिकता मिल जाएगी और जो बच गए मुसलमान वो लोग बाहर हो जाएंगे। इसीलिए NRC और CAA का बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा था। और यदि हम बेसिकली देखना CAA एक्ट को, तो ये क्या काम करता है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश हैं वहाँ जो नॉन मुस्लिम वाली जो कम्युनिटी है उनको नागरिकता देने के लिए सरकार ने नियम कानून को थोड़े ढीले कर दी है। यदि हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो सिटीजनशिप जो है प्रोवाइड करी जाती है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत में। अब किसको किसको नागरिकता हासिल है, ठीक है, यदि आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हो, ठीक है। यदि आपका कोई वंश यहाँ पर रह रहा है, वंशज यहाँ पर आपके रह रहे हैं, तो भी आप इंडियन ही मानो जाओगे। यदि आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, आपने रजिस्ट्रेशन करवाए कुछ टाइम के लिए और उसको आपने फिर से एक्सटेंड करवा लिया, तो भी आप इंडियन ही रहोगे। इसके अलावा एक और चीज़ है, यदि कोई क्षेत्र है इंडिया में उसको यदि आप शामिल कर दोगे तो भी यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो इंडियन ही बन जाएंगे। फिर भी देखो, इलीगल माइग्रेंट कैन नॉट बिकम इंडियन सिटीजन अंडर द एक्ट। अब इलीगल माइग्रेंट हम किसको कहेंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति इंटर करता है विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जैसे कि पासपोर्ट, वीज़ा, या फिर इंटर करता है वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ में लेकिन
जितना उसका पीरियड था उससे ज़्यादा वो रहने लग गया तो हम उसको इलीगल कहेंगे। ठीक है। अब यदि ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ में आता है तो उसको जेल में डाला जाएगा या फिर उसको वापस भेज दिया जाएगा। इसके लिए एक्ट बना है फॉरेनर एक्ट 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट 1920। नया जो चेंजेस इसमें लाया गया है उसके कुछ कुछ प्रावधान हम देख लेते हैं। जैसे कि यदि मुझे नागरिकता चाहिए तो कम से भी कम मुझे यहाँ पर 12 महीने तक इंडिया में रहना पड़ेगा। पिछले 12 महीने से मुझे इंडिया में ही रहना है। इसके अलावा पहले 14 साल का जो प्रावधान था उसको घटा करके इन्होंने 11 साल कर दिए। यदि आप 11 साल से रह रहे हो तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। और ये जो 11 साल वाला प्रावधान है ना, इसको भी इन्होंने रिलैक्स कर दिया है, 5 साल कर दिया है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि 6 रिलीजन वाले हैं और जो 3 कंट्री से आए हैं, जो हमका नाम पहले ही देख चुके हैं, इसके लिए डेडलाइन लिमिट तय कर दी गई है 2014 तक की। 2015 के बाद यदि कोई इलीगल रूप से आया है, रह रहा है, तो वो इलीगल ही माना जाएगा। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को। तो अखिल गोगोई जो कि हाल ही में जेल से रिलीज हुए हैं, CAA को लेकर के जो प्रदर्शन हो रहे थे ना, उसी के चक्कर में इनको जेल में डाला गया था। अब इनका कहना है कि एंटी CAA जो मूवमेंट हुआ था उसको रिवाइव करेंगे। और दूसरी बात ये है, कोई भी फॉरेनर जो है असम में नहीं स्टे करेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके बाद में हमें हमारे इंडिया की एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ डाटा देखने को मिलती है। इसमें कुछ कुछ टर्म हमको देखना पड़ेगा, जैसे कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट क्या है, FDI क्या है और ट्रेड डेफिसिट क्या है। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हम किसको कहेंगे? ये एक ऐसी मेथड रहती है जिसमें जो रिटेल वाली वस्तुएं हैं, खुदरा जो वस्तुएं हैं, इनको सेल किया जाता है फॉरेन कंज्यूमर मार्केट में। इसी को हम कहते हैं मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट। कई सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अक्रॉस द कंट्री, ये लोग मेंटेन करती हैं एंटायर डिवीज़न डिवोटेड टू फाइंडिंग वे टू बेटर इंटर फॉरेन रिटेल मार्केट। ठीक है। इसके लिए वो क्या करती हैं, अच्छे अच्छे तरीके निकालती हैं और इंक्रीज़ करती हैं प्रॉफिट को और सस्टेन वाली ग्रोथ को। यदि हम बात करें FDI की, तो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट 2 प्रकार से आ सकता है। एक होता है FDI और दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लोग हमारे इंडिया की किसी कंपनी में शेयर की हिस्सेदारी खरीदते हैं और जब उनको लगा कि शेयर के दाम बढ़ रहे हैं तो वो उसको बेच देते हैं। कुछ टाइम के लिए वो उसको खरीदते हैं और फिर प्रॉफिट कमा के भाग जाते हैं। लेकिन FDI में क्या होता है, परमानेंटली वो यहाँ पर एक मान के चलो इंडस्ट्री खोल देते हैं। इंडस्ट्री खोलने से इंडिया के लोगों को रोज़गार मिलता है। दूसरी बात ये है, विदेश की जो कला है, आर्किटेक्चर है, वो हमारे देश में आती है। इस प्रकार से और जो कमाई है ना इंडिया की, वो लंबे समय तक रहती है। ये रहता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में और FDI में अंतर। यदि हम बात करें ट्रेड डेफिसिट की, तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है, देखो, यदि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमको क्या होगा, व्यापार घाटा हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें बात बताई गई है, वस्तुओं का जो एक्सपोर्ट है उसने रिकॉर्ड बनाया है 95 बिलियन डॉलर। हम बात कर रहे हैं Q1 की। सेकेंड वेव चल रही थी, इसके बावजूद भी इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट आखिर हो कैसे गया? तो सरकार कहती है हमारी जो पॉलिसीज़ हैं ऐसी, इसी के चलते चलते इतना एक्सपोर्ट देखने को मिला है। इसके अलावा ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई ट्रेड डेफिसिट नहीं हुआ है। यदि हम बात करें जून 2021 की, तो ट्रेड डेफिसिट हमको देखने को मिला था 9.4 बिलियन का। और जब सरकार से ये क्वेश्चन करा गया कि क्या आप थोड़ा टैक्स वैक्स में कटौती करोगे कि नहीं करोगे, तो इस पर मिनिस्ट्री का ये जवाब आया था, देखो इसके लिए बहुत ज़्यादा अभी सोच विचार करने की ज़रूरत है। केवल टैक्स अकेले कम करने वाली बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं उनके ऊपर रिव्यू करने की ज़रूरत है, ऐसा सरकार का कहना था।
इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं केरला से। ठीक है, केरला में एक झील है वेम्बनाड लेक करके। वेम्बनाड लेक केरल की सबसे लंबी झील है और सबसे बड़ी झील भी है। तो यहाँ पर इस प्रकार की ना बोटें चलती हैं। कोरोना जब आया, कोरोना की सेकंड लहर आई, तो उसके चलते चलते लॉकडाउन लग गया था और पर्यटन भी पूरा ठप था, तो ये सब बंद हो गई थी। लेकिन अब ये फिर से चालू होने वाली। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेम्बनाड लेक के बारे में, कहाँ पर है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये बातें देख लेते हैं। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं वेम्बनाड लेक का। ठीक है, इसके यदि हम जाएंगे पश्चिमी वाले तट की तरफ, तो इधर हमको अरब सागर देखने को मिलता है और इस प्रकार से ये केरल स्टेट में स्थित है। लंबी लंबी उत्तर से लेकर के पूरा दक्षिण तक ये फैली हुई है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ खास बातें देख लेते हैं। इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि वेम्बनाड कायल, वेम्बनाड कोल, पुन्नामाडा लेक, कुट्टानाड वाली जगह में इसको इस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कोच्चि लेक कहते हैं इसको, कोच्चि में। अब यदि हम इसके फैलाव की बात करें तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करती है। इसके अलावा कवर करती है टेरिटोरी को मोर देन 2033.02 वर्ग किलोमीटर वाले एरिया को ये कवर करती है। केरल की ये सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा इंडिया की सबसे लॉन्ग झील की बात करें तो वो है वेम्बनाड लेक। अब ये अलग कैसे होती है, देखो, एक तरफ तो हो गया अरब सागर, बीच में एक पड़ता है नैरो बैरियर आइसलैंड और उसके बाद में ये झील पड़ती। इस प्रकार से इसकी स्थिति है और ये पॉपुलर बैक वाटर स्ट्रेच है केरला में। अब हम देख लेते हैं वल्लम काली, जिसको नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी कहा जाता है, वो इसी झील पर आयोजित की जाती है। ये इसको स्नैक बोट रेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसको हर साल, ठीक है, अगस्त के महीना में आयोजन किया जाता है। अब यदि हम बात करें रामसर कन्वेंशन की, तो इसको एक रामसर कन्वेंशन साइट घोषित किया गया है ताकि यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उनको संरक्षण हम प्राप्त कर सकें या फिर दे सकें। तो 2002 में इसको रामसर कन्वेंशन की लिस्ट में शामिल किया गया था। यहीं इसी के साइड में है कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी, जो कि लोकेटेड है ईस्ट कोस्ट ऑफ द लेक में। अब आइए देखते हैं न्यूज़ को। केरला की जो हाउस बोट हैं अब वो रेडी हो गई हैं पानी में तैरने के लिए। ज़बरदस्त वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है सरकार की तरफ से हमको देखने को मिला है। ठीक है, जिसके चलते चलते जो पेंडेमिक से इंडस्ट्री हिट हुई थी, अब उनमें हमको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब देखो, यहाँ पर कुछ अच्छे प्रावधान भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि यदि आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लिए हैं और आप यदि इस बोट में सवार हो रहे हो तो आपको 50% कम फीस देनी पड़ेगी, और जिसको केवल एक डोज लगी है उसको 40% की छूट जो है दी जा रही है। इसके बाद वाली न्यूज़ हमको देखना है राजस्थान से। राजस्थान ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। देखो, यदि हमें किसी बच्चे के स्किल को डेवलप करना है तो आप उसको बचपन में ही उसकी डेवलपमेंट कर दो। ठीक है, यदि बच्चे का मन उधर रहेगा तो वो रास्ता पकड़ ही लेगा। तो सरकार चाहती राजस्थान की कक्षा 6वीं से ही हम बच्चों को स्किल देना चालू कर देंगे। जैसे कि ITI में सिखाया जाता है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लेता है, कोई रेफ्रिजरेशन सुधारने का काम सीख लेता है, कोई मशीन चलाना सीख लेता है, कोई मशीनों की मरम्मत करता है। तो इस प्रकार से उनको स्किल अब जो है कक्षा 6वीं से ही वहाँ पर दी जाएगी। देखो, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो कलेक्टर क्या करेगा, इसका हेड रहेगा। कलेक्टर जो है हर डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को और फॉर्मुलेट करेगा द प्लान फॉर एक्सटेंडिंग बेनिफिट टू ऑल स्टूडेंट। इसके अलावा राजस्थान ने इस मामले में भी बहुत बढ़िया काम करा है कि लड़के पहले कम आ रहे थे वहाँ स्कूल, अब वो इनरोलमेंट बढ़ गया। वहाँ पहले 9% था
एवरेज इनरोलमेंट इंडिया का, तो मतलब यहाँ का जो एवरेज है ना वो इंडिया से भी ज़्यादा है। 12% का राजस्थान में है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में देख लें हम तो 9% का है। अगली जो न्यूज़ है वो है उड़ीसा से। उड़ीसा में खुदाई के दौरान 4000 साल पुराने हमको सेटलमेंट या फिर बस्तियां देखने को मिली हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने फाइंड किया है डिस्टिंक्ट ट्रेसेस ऑफ 3 कल्चरल फेजेस एट द साइट। साइट में हमको 3 अलग अलग कल्चर देखने को मिलती है। अलग अलग टाइम में उनका बसाहट हुई है और उसी के हिसाब से उनके बर्तन भाड़े, उनके रहने के स्थान, ये सारी चीज़ों में बदलाव हमको देखने को मिलता है। यदि हम बात करें कि कौन इसमें शामिल हुआ था, किसने इसको स्टडी की है या फिर किसने खुदाई की है, तो उड़ीसा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ OIMEAS, इसके अलावा द आर्कियोलॉजिकल विंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इन सभी ने मिलकर के डिस्कवर किया है 4000 साल पुराने सेटलमेंट को, मतलब बस्ती को, मानव की बस्ती को। और पुराने हमको कुछ आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। आर्टिफैक्ट में क्या क्या हो सकता है, जैसे घड़े हो सकते हैं, मूर्तियाँ हो सकती हैं, सिक्के हो सकते हैं। और ये जगह का नाम हमें ध्यान रखना है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट। अब यदि हम ASI की बात करें तो जो साइट है हमें यहाँ पर एक फोर्ट देखने को मिलता है, मड फोर्टिफिकेशन, मतलब घेराव टाइप का हमको देखने को मिलता है 4.9 किलोमीटर का, इन बिटवीन द रिवर सोना ऑन साउथ की तरफ, और जो बुरहाबलांग है ऑन इट्स नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। इस प्रकार से हमको यहाँ पर बाढ़ भी देखने को मिलती है, जैसे फोर्ट को चारों तरफ से जो घेर देते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। इंटरेस्ट वाली बात ये है, आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है, आए अक्रॉस डिस्टिंक्ट ट्रेसेस ऑफ द 3 कल्चरल फेसेस। यहाँ पर हमें 3 अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती है। ठीक है, पहली है चालकोलिथिक 2000 से लेकर के 1000 BC तक, फिर आयरन एज का भी कुछ कुछ हमको मिला है 1000 से लेकर 400 BC तक, और इसके बाद है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड जो चलता है 400 से लेकर के 200 BC तक। देखो यहाँ पर 2 स्मॉल हमको मिले हैं देखने को, जिसको नाला कहते हैं ना गांव की भाषा में, छोटी नदी कहते हैं। उनका नाम है गंगाहारा एंड प्रसन्ना। जॉइन द साइट ऑन इट्स नॉर्थ एंड साउथ फॉर्मिंग ए नेचुरल मोट विच वाज एन एंशियंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डेवलप हुई थी 4000 साल पहले, ऐसा इंस्टीट्यूट का कहना है। और आगे देखते हैं क्या क्या इस डिस्कवरी में हमको मिला है। तो सर्कुलर हट मिला है देखने के लिए, जो कि बेस उसका सर्कुलर रूप में था। इसके अलावा ब्लैक ऑन रेड पेंटेड पॉटरी देखने को मिली। इसके अलावा ब्लैक स्लिप्ड वेयर एंड रेड स्लिप्ड वेयर और कॉपर के ऑब्जेक्ट भी हमको देखने को मिले हैं। यदि हम बात करें सर्कुलर हट का फ्लोर कैसा था, तो ये जो है रेड सॉइल को कूट कर दबा करके बनाया गया था। आगे यहाँ के जो खोजने वाले हैं वो ये कहते हैं, देखो यहाँ के जो पीपल रहते थे वो मोस्टली लीडिंग सेटल्ड लाइफ जी रहे थे। इसके अलावा इन्होंने खेती बाड़ी चालू कर दी थी और एनिमल्स और फिशिंग का काम भी इन्होंने चालू कर दिया था। एनिमल्स का पालन पोषण और फिशिंग का काम भी ये किया करते थे। देखो अब यदि हम बात करें मटेरियल की, जिसमें इंक्लूड है पॉटरी, ठीक है, तो हमें काले कलर के कुछ बर्तन मिलते हैं जले हुए, ब्लैक एंड रेड कलर के भी कुछ बर्तन मिले। इसके अलावा हमें आयरन के ऑब्जेक्ट जैसे कि नेल्स, एरो का हेड, क्रूसिबल हो गया, स्लैग ऑफ वेरियस काइंड्स बिलोंग टू द आयरन एज पीरियड, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर प्राप्त हुई हमको। देखो
अब हम बात करते हैं अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की। तो यहाँ पर इस काल के हमें मिले हैं पोट्री के कुछ स्पेसिमेन ऑफ रेड वायर, कुछ लाल कलर के हमको बर्तन मिले। इसके अलावा टेराकोटा, ईयर का स्टड मिला, बेंगल, बैट्स एंड सम कॉनिकल ऑब्जेक्टिव वर आल्सो डिस्कवर्ड। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पल्सेस से रिलेटेड। पल्सेस मतलब दलहन वाली जो भी फसलें हैं ना, वो पल्सेस में आती हैं। तो केंद्र सरकार ने राज्यों से ये कहा है कि अब जो है दाल की कीमत बढ़ सकती है। दाल की कीमत बढ़ सकती है तो अब कोई भी व्यक्ति इसको ज़्यादा स्टॉक करके ना रखे, ऐसा केंद्र सरकार ने स्टेट को कहा है। इसके लिए अब क्या कर सकती हैं राज्य सरकारें? केंद्र सरकार ने कह दी है देखो, हम अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टॉक की लिमिट को निर्धारित कर दे रहे हैं। जैसे कि यदि आप एक शॉप जा रहे हो तो उस शॉप वाले के पास कितनी लिमिट रहेगी। अब वो यदि किसी थोक व्यापारी से ख़रीदता है तो उस थोक व्यापारी के पास कितनी लिमिट में दाल अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा यदि कोई मिल है जहाँ पे इसकी मिलिंग का काम किया जाता है तो उसके पास कितना स्टॉक रहेगा, ये सारी बातें केंद्र सरकार ने निर्धारित कर दी हैं। देखो, अब यदि कोई होल सेलर है तो वो 200 टन से ज़्यादा दाल नहीं रख सकता है, अलग अलग वैरायटी की पल्सेस, ठीक है। और यदि आप रिटेलर के पास जाओगे तो रिटेलर के पास 5 टन से भी का ज़्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए। अब यदि कोई मिलर है तो उसके लिए क्या है, लास्ट 3 मंथ ऑफ द प्रोडक्शन या फिर 25% ऑफ एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विच एवर इज़ हायर। इसमें से जो भी ज़्यादा होगा वही मिल वाले को करना पड़ेगा। इसके बाद फॉरेन वाले पेज में चलते हैं और हम देख लेते हैं, एक रिपोर्ट सामने आई है जो ये बताती है पेंडेमिक आया है तो पेंडेमिक आने से मानव की जो तस्करी है, ख़रीद और फ़रोख्त है, वो बढ़ गई है और भी ज़्यादा खरीदी बिक्री की जो संभावना है ना, और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, ऐसा यूएस की रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा इसमें ये बात भी कही गई है कि चाइनीज़ की जो गवर्नमेंट है वो इंगेज है इन वाइड स्प्रेड फोर्स्ड लेबर के मामले में। खासकर उइगर मुसलमानों के बारे में जो बात कही जाती, कैंपों में किस प्रकार से उनको रखा जाता है, किस किस प्रकार से यातनाएं जाती हैं, ऐसी कई सारी बातें हैं। और यदि हम बात कर लें इंडिया की, तो इंडिया में ऐसा कहा गया है कि इंडिया ने प्रयास ज़रूर किया है, लेकिन इंडिया में अभी इसको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इंडिया अभी इसमें सक्सेस नहीं हुआ है।